नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक विचित्र टाइप का केस आया और उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होने वाली ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस भूयान की अदालत में था। और जब उन्होंने सुना होगा प्रकरण तो मुझे लगता है उस समय निश्चित तौर से उनके दिमाग में भी ये बात गूंज रही होगी कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है, कारण क्या है। इससे पहले 5 जजेस की बेंच कोई बात कह चुकी है, 9 जजेस की बेंच फंडामेंटल राइट की बात कह चुकी है और देश में वातावरण या परिदृश्य बदल रहा है और ये परिदृश्य वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो फिर भारतीयता कहाँ है और भारत की परंपरा कहाँ है। मैं कई एक जजमेंटों का हवाला देते हुए एक एनोमली की चर्चा कर रहा हूं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, हमारे पास क्यों आए हो, हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको लिव इन रिलेशन पर जाने से पहले या लिविंग रिलेशन में रहने से पहले सोचना था। शादी किए बगैर आप उनके साथ क्यों रहे। आप 15 साल से उनके साथ रहते हो, जिसके खिलाफ आप मुकदमा लेकर आए हैं, आप 15 साल से उसके साथ रहते हैं, उससे आपका एक बच्चा भी है और अब आप कह रहे हैं कि ये रेप का केस बनता है, सेक्शन 69 BNS का केस बनता है। और ये रेप का केस कैसे बनता है जब कंसेंसुअल रिलेशन से आपके बच्चा पैदा हो गया हो। मतलब अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस था तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कब तक के लिए माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हारी बहुत मदद नहीं कर सकते, हम केवल तुम्हारी इतनी मदद ज़रूर कर सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो लिविंग रिलेशंस का बच्चा है और वो लेजिटिमेट होता है। चूँकि बच्चा लेजिटिमेट है इसलिए उसको हम कॉम्पनसेशन तो दिलवा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लड़के को नोटिस किया और कहा आर्बिट्रेशन में बैठो, मीडिएशन में बैठो और बच्चे की कस्टडी और बच्चे का जो भरण पोषण है, जो पाल पोष है, उसको देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं पूरे प्रकरण को बताऊंगा कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि लीगल एनोमली ये बनी कैसे, भारत की ये सिचुएशन आई कैसे और कोर्ट कैसे असहाय अपने आप को देखता है कि कोर्ट मदद नहीं कर सकता। देखिए, एक केस अपने पास आया था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये आपको याद होगा 5 जजेस की बेंच बैठी थी और इस जजमेंट को लिखा था ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने और उनके साथ बाकी जजेस। मैं समझता हूँ उस समय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे और इस केस में सेक्शन 497 IPC का स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, यानी कि एडल्ट्री इज़ नो ऑफेंस एट ऑल। एडल्ट्री का मतलब होता है अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है और कोई शादीशुदा पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रहती है तो ये एडल्ट्री का मामला नहीं बनता, ये सेक्सुअल ऑटोनॉमी का मामला बनता है। और सेक्सुअल ऑटोनॉमी, ऑथर ने लिखा था उस समय जजमेंट में कि ये सेक्सुअल ऑटोनॉमी है और सेक्सुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि शादी का बंधन भले ही हो गया हो लेकिन सेक्सुअली वो किसके साथ रहेगी या रहेगा और उनके साथ उनको आनंद आता है तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अब आप सोच लीजिए कि अगर 5 जजेस की बेंच ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था तो फिर क्या बचता है। इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने के खुशबू वर्सेस कन्यामल, इस केस में लिविंग रिलेशन को आर्टिकल 21 से जोड़ दिया और आर्टिकल 21 से जोड़ते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी उसका फंडामेंटल राइट है, किसके साथ वो रहते हैं, आपस में वो कैसे रहते हैं, ये उनका अपना निर्णय है। इसलिए लिविंग रिलेशन को, लिव इन रिलेशन को अवैध नहीं कहा जा सकता। अब ये भी तय हो गया, बाईगामी ज़रूर ऑफेंस है। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने सरला मुद्गल में कहा था कि बाईगामी मतलब है दूसरा विवाह करना अपराध है। ये मान लिया था, लेकिन उसके लिए भी पहली पत्नी के द्वारा मुकदमा होना चाहिए। अब जब बाईगामी की बात कर दी है और फॉल्स प्रॉमिस को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। अब चूंकि फॉल्स प्रॉमिस के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिस्टिंग्विश करना फॉल्स प्रॉमिस या फ्रॉड टू स्टार्ट एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, और पहले तो वो फॉल्स प्रॉमिस करता है शुरू से
और दूसरा है कि प्रॉमिस ब्रीच हो जाता है किसी सरकमस्टेंस की वजह से। ये दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में नहीं आ सकता। अब तो बड़ी भारी समस्या है। या फिर फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में फ़र्क होता है। ये कई एक सिचुएशन ऐसी बन गई जिसमें ये केस आकर फंसा। हम पहले इस केस की बात करते हैं। विक्टिम ने, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है, पिटिशनर ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश की हुई उनकी एफआईआर को यहाँ चैलेंज किया था। यानी कि महिला ने सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की सेक्शन 69, सेक्शन 74, सेक्शन 115(2) बीएनएस का, नई धाराओं में, और ये कहा कि ये सेक्सुअल, मेरे साथ इन्होंने सेक्स किया है और ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के बाद फॉल्स प्रॉमिस किया शादी का, और उसके बाद हमारे साथ हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, मेरे एक बच्चा पैदा हुआ, 15 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं और अब मुझे छोड़कर चले गए। इनके खिलाफ मुकदमा रेप का किया जाए, क्योंकि 15 साल से लगातार रेप कर रहे हैं, और इनके खिलाफ रेप का मुकदमा किया जाए, इनको पकड़ कर लाया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए और इनके ऊपर ये हाई कोर्ट में वो जो एक्यूज था, मतलब जो इसका पति या जो लिविंग पार्टनर है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में उसने कहा कि साहब, हम इतने वर्षों से रह रहे हैं, मेरा कोई प्रॉमिस नहीं था, हम दोनों कंसेंसुअल रिलेशन में थे और लंबे समय से थे, ये भी शादीशुदा है और मैं भी शादीशुदा हूँ, ये इसका पति मर गया है, विडो हो गई, और मेरी पत्नी दूसरी है। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिविंग रिलेशन का ये मामला बनता है, ये कोई प्रॉमिस या उसका मामला नहीं बनता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति की पिटीशन को ध्यान में रखते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया। यानी कि ये कोई रिलेशन, कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला नहीं बनता जब 15 साल से आप रहते हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस भूयान की अदालत में ये बात पड़ी। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा, एक बात मुझे बताइए, 15 साल से आप साथ रहते हैं, जहाँ लोग दर्जनों सालों से एक साथ रहते हों, कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, आपके बेडलॉक से एक बच्चा भी है, कोई एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं आई, आप विडो थी। अब इनके पिटिशनर जो अपीलेंट है, जो एसएलपी लेकर आई महिला, वो कहती है कि साहब मैं 18 वर्ष की थी जब इनके साथ मेरा रिलेशन बना, मेरा पति मर गया था और ये मेरे ब्रदर इन लॉ के दोस्त थे, और ब्रदर इन लॉ के दोस्त होने के नाते हमारे घर आते जाते थे और हमारा इनसे रिलेशन हो गया, हम इनके साथ रहने लगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो शादी कर लेंगे, और ये शादी का प्रॉमिस चलता ही रहा, हमारे एक बच्चा भी हो गया। बच्चे की आयु आज की तारीख में 7 वर्ष से ऊपर है, या लगभग 7 वर्ष है। अब साहब अचानक 15 साल बाद ये चले गए। ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जब लिविंग में रहोगे तो ये तो होना ही था, ये तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शादी हुई होती तो शादी की एक बाउंडिंग होती है, शादी की बाउंडिंग होती है तो फिर जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 इसमें प्रिवेल कर जाती है, और सेक्शन 9 ये कहता है सेपरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अगर हो गए हैं तो उनको रेस्टिट्यूशन करना है, यानी कि बिना किसी कारण के अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों को साथ साथ रहना, और कोर्ट उस पर ऑर्डर करता है। लेकिन जब शादी ही नहीं हुई और ये जो लिविंग रिलेशन है ये तो अपराध नहीं है, बाइगामी से मतलब एडल्ट्री भी, अगर मैं एडल्ट्री मान लेती हूँ तो एडल्ट्री भी अब अपराध नहीं है, तो हाउ द क्रिमिनल केस कैन बी प्रोसीड। अब इस मामले में क्रिमिनल केस कैसे कंटिन्यू रह सकता है, ये मेरे सामने सवाल है। ये तो साफ तौर पर, जब आपके एक बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा हो गया, आप 7 साल का बच्चा आप उसको संभाल रहे थे, तो ये तो सीधी सी बात है, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये तो कंसेंसुअल रिलेशन है, और कंसेंसुअल रिलेशन कहीं से अपराध नहीं होता। रेप की कैटेगरी तभी आती है जब वो आपको फॉल्स प्रॉमिस करे, लेकिन फॉल्स प्रॉमिस मिलने से पहले और प्रॉमिस बाद में कि भाई कर लेंगे, शादी कर लेंगे, हम बच्चे को नाम दे देंगे, या फिर फॉल्स प्रॉमिस करने के प्रॉमिस करके आश्वासन दे के तब उसने सेक्सुअल रिलेशन बनाया। चूंकि आप विडो थी, आप दोनों ही साथ साथ रह रहे थे, आप दोनों ही एक साथ रिलेशन बनाए हुए थे, ऐसी परिस्थिति में ये कहा नहीं जा सकता कि पहले प्रॉमिस हुआ।
ये तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ड्यू टू सर्कमस्टांस हुआ। लड़का अगर चला गया है तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि हम लड़के को बुलाकर आपके साथ कर सकें, क्योंकि जो लिविंग रिलेशन का मामला, बाइगामी का मामला, एडल्टरेशन का मामला या फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का मामला, सभी तरह से लड़के का प्रोटेक्शन इसमें दिखाई देता है। कानून का कोई प्रावधान नहीं है कि हम लड़के को गिरफ्तार कर सकें। कैसे ये होगा? उन्होंने कहा जब तुम 15 साल से रह रही थी, जब 18 वर्ष की तब थी, चलो हमने मान लिया तब 18 वर्ष की थी, लेकिन आज की तारीख में तो तुम एडल्ट हो, 33-34 साल की हो, और अभी जब लड़का भाग गया तभी तुम्हें ये रेप का मुकदमा क्यों याद आया? जब लड़का छोड़कर चला गया और लड़का लिविंग रिलेशन में दोनों अपनी कंसेंट से मिलते हैं, अपराध नहीं है, लेकिन जाना भी अपराध नहीं है। अगर कंसेंट से मिलकर रहना अपराध नहीं है तो कंसेंट तोड़कर या फिर लड़के का वॉकअवे कर जाना ये अपराध कैसे हो गया? चूंकि वो भी अपराध नहीं है और ये कंसेंसुअल रिलेशन का मामला साफ बनता है, इसलिए यहाँ मैं तुम्हारी बहुत मदद नहीं कर सकती। ये तो तुम्हें सोचना था साथ में जाने से पहले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मैरिज की बात आती थी तो मैरिज कर लेनी थी। अब इन्होंने कहा कि साहब इन्होंने पहले बताया नहीं था कि इनकी पहले शादी हो चुकी है। तब कोर्ट ने उनसे कहा कि पहले बताया नहीं था, तुम्हें 15 साल से साथ में रह रही हो, 15 साल से दोनों साथ में रह रहे हो, अब ये इररिलेवेंट हो गई कि किसने क्या बताया था किसने, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई और ये जो एडल्ट्री है ये अपराध नहीं है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है 497। तो जब अपराध ही नहीं है किसी दूसरी महिला के साथ रहना, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनका दूसरा पति है, इनकी दूसरी पत्नी है भी पहले से, तो फिर इस केस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली पत्नी है और वो ये एडल्ट्री करता है, एडल्ट्री तो डिक्रिमिनलाइज्ड है, तो फिर तुम्हारे साथ कंसेंसुअल, और चूंकि सेक्सुअल ऑटोनॉमी का मामला पहले ही तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, तो कोई क्रिमिनल केस तुम्हारी तरफ से नहीं हो सकता कि इन्होंने साहब इनकी शादी नहीं हुई, तुमने तो शादी की नहीं, या तो तुमने शादी की होती, फॉल्स प्रॉमिस पर शादी हो गई होती और इन्होंने पहली पत्नी छुपाई होती तो बात होती। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, इसलिए पहली पत्नी वाला फॉर्मूला कैसे लग जाएगा? और चूंकि 15 साल से तुम साथ में रहते हो इसलिए धोखे की बात भी नहीं सामने आ सकती। चूंकि लिविंग रिलेशन में दोनों रह रहे हो इसलिए वो कंसेंसुअल रिलेशन, एक बच्चा भी हो चुका है, तो बच्चा हो गया है तब तक धोखे में रहती रही, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये क्रिमिनल केस मेंटेनेबल नहीं है मेरी दृष्टि में। अगर तुम्हारी दृष्टि में क्रिमिनल केस मेंटेनेबल है तो मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हारी एक मदद कर सकते हैं, वो ये है कि लड़का चूंकि लेजिटिमेट होता है, बच्चे दो बेडलॉक से, चाहे वो लिव इन में पैदा हो रहे हों, चाहे शादी से पैदा हो रहे हों, चाहे वो बाइगामी में पैदा हो रहे हों, किसी भी तरह से अगर बच्चा पैदा होता है और ये पता लग जाए कि इनके बेडलॉक से बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे की लेजिटिमेसी बनती है, यानी कि बच्चा को पिता का अधिकार भी मिलेगा और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार भी मिलेगा। इसलिए हम बहुत कुछ अगर कर सकते हैं तो मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। इसलिए हम लड़के को रिटर्नेबल नोटिस इशू करते हैं, वो आए और मीडिएशन सेंटर में आपके साथ बैठे, आप दोनों बैठकर ये तय करें कि आपका मेंटेनेंस कैसा हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना खर्चा आपको मिलेगा, बच्चे की परवरिश कैसे होगी, ये सारी बातें तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है, ये तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास इतनी भी मैच्योरिटी नहीं थी, तुम मैच्योर थी, तुम्हारे पास इतनी भी मैच्योरिटी नहीं थी, और तो फिर हम आपकी मदद कानून के दृष्टि से नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ लिव इन रिलेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन में ये चीज़ें तो होनी ही हैं, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। लड़का भाग सकता है, लड़का जा सकता है, लड़की भाग सकती है, जा सकती है, हम कानूनन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा मैटर। मैं समझता हूँ कि मैरिज के विषय में हिंदू मैरिज एक्ट सबको पढ़ना चाहिए, मुस्लिम सबको पढ़ना, मुस्लिम लॉ सबको पढ़ना चाहिए, नहीं तो हिंदू लॉ सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, हिंदू लॉ के बेसिक फंडामेंटल जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि नीचे से लिंक है, उस पर आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, कुछ पेमेंट डालते हैं और फिर उस पर पढ़ाई होती है। उस पर रिकॉर्डेड लेक्चर जुडिशल सर्विसेज के लिए, हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए जो डाले जाते हैं, उनमें हो सकता है। अगर वो इंडिविजुअली आपको हिंदू लॉ नहीं मिलता है तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव को फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको मदद करेंगे
कि आप कैसे हिंदू लॉ का पूरा सिस्टम जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।